तो आज की कहानी हमें ले चलती है साल 1998 में, जमशेदपुर। ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर निशांत ने। ये उनके परिवार के साथ हुए एक ऐसे भयानक वाक़ये की दास्तान है जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा मोहल्ला जहां दिन में तो खूब चहल पहल रहती हो, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता वो जगह एक अजीब से डर और खामोशी में डूब जाती थी। निशांत बताते हैं कि दिन में उनका घर मोहल्ले का हॉटस्पॉट हुआ करता था, पर शाम होते ही सब कुछ बदल जाता था। अब इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले छोटा गोविंदपुर के उस माहौल को समझना जरूरी है, वो माहौल जिसने इस डर को असल में जन्म दिया था। देखिए, उस जमाने में जमशेदपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ऐसा समझ लीजिए। एक तरफ टाटा के पॉश इलाके थे, पक्की सड़कें, 24 घंटे बिजली, सारी मॉडर्न सुविधाएं। और दूसरी तरफ था छोटा गोविंदपुर, शहर के बाहरी इलाके में एक ऐसी जगह जहां विकास पहुंचा ही नहीं था। यहां दिन में बस 5-6 घंटे बिजली आती, सड़कें कच्ची थीं, मतलब ये एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। और जानते हैं, इस माहौल को और भी ज्यादा अजीब और कह सकते हैं डरावना बनाने वाली कई बातें थीं। सोचिए, 40% प्लॉट तो खाली पड़े थे, मतलब पूरा इलाका सुनसान सा लगता था। अफवाहें यहां आग की तरह फैलती थीं। बिजली का तो कोई भरोसा ही नहीं था, कभी ट्रांसफार्मर उड़ गया तो 10-15 दिन तक अंधेरा। और सबसे अजीब बात, पास की एक फैक्ट्री की दीवार के पास बच्चों को दफनाया जाता था। इन सब चीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां डर बहुत आसानी से अपनी जगह बना सकता था। और बस इसी माहौल में मुसीबत ने दस्तक दी। ये सब शुरू हुआ एक परिवार के बारे में फैली एक छोटी सी अफवाह से। कहानी शुरू होती है निशांत के घर के ठीक सामने रहने वाले एक पंजाबी परिवार से। वो लोग ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे। अचानक उनके बारे में एक अफवाह उड़ने लगी कि उस परिवार की एक महिला पास में जो बच्चे दफनाए जाते हैं उनके शवों पर काला जादू करती है। इस एक अफवाह ने, आप समझिए, पूरे मोहल्ले को उस परिवार के खिलाफ कर दिया। और फिर कुछ ऐसा होने लगा कि लोगों का ये शक वो यकीन में बदलने लगा। अफवाह फैलने के कोई 2 साल बाद उस महिला के पति की अचानक मौत हो गई। उसके कुछ ही समय बाद उनकी बेटी रीता की दिमागी हालत खराब हो गई। और फिर उनके घर के पास लगा अमरूद का एक लहलहाता हुआ पेड़ रातों रात सूख गया। मोहल्ले वालों के लिए ये सब किसी अपशगुन से कम नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी भयानक था, जैसे त्रासदियों की झड़ी ही लग गई हो। कुछ ही हफ्तों के अंदर मोहल्ले के 3 जवान लड़कों की मौत हो गई। एक ट्रेन से कट गया, ठीक अगले ही दिन दूसरे ने फांसी लगा ली, और तीसरा एक डैम में डूब गया। इन मौतों ने पूरे इलाके में एक भयानक दहशत फैला दी। और ये जो पूरे मोहल्ले का डर था ना, वो अब निशांत के घर के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। ये डर अब उनके परिवार का एक निजी संकट बनने वाला था। निशांत की बड़ी बहन, जो लड़की हमेशा हंसती खेलती थी, वो अचानक बिल्कुल बदल गई। एकदम चुप और गुमसुम रहने लगी, खाना पीना तक छोड़ दिया। कभी भी अचानक से रोने लगती। उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। परिवार उसे शहर के सबसे अच्छे TMH हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टर कोई भी शारीरिक वजह नहीं ढूंढ पाए। और फिर एक दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसने परिवार को हिला कर रख दिया। उन्हें ये साफ हो गया कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, मामला कुछ और ही है। जब परिवार के लोग कमरे में पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। निशांत की बहन नमाज पढ़ने की मुद्रा में बैठी थी और एक भारी मर्दानी आवाज में कुछ पढ़ रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। जब उसके पिता ने उससे कुछ पूछा तो उसने उसी मर्दानी आवाज में अरबी में गालियां देनी शुरू कर दी। उनका सबसे बुरा डर अब सच बन चुका था। और इसके बाद तो घर के अंदर अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। कभी अचानक कहीं से भी इत्र की तेज खुशबू आने लगती, तो कभी रसोई में रखा खाना अपने आप जमीन पर बिखर जाता। हर सुबह छत पर जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियां मिलती थीं। वो घर अब एक खौफ की जगह बन चुका था। अब परिवार की 1 साल लंबी बहुत ही मुश्किल लड़ाई शुरू हुई अपनी बेटी को बचाने के लिए। वो एक तांत्रिक से दूसरे तांत्रिक के दरवाजे पर भटकते रहे। उन्होंने 3 बड़ी कोशिशें की। सबसे पहले राजू नाम का एक प्लास्टर वाला आया, लेकिन उस साये ने उसे चारपाई समेत उठाकर छत पर पटक दिया और वो डर के मारे भाग गया। फिर वे ताजी बाबा नाम के एक मौलवी के पास गए। उसने 5,000 रुपए लिए, कुछ पूजा पाठ भी किया,
पर उससे सिर्फ थोड़ी देर के लिए आराम मिला। वो एक धोखेबाज निकला और आखिर में वे एक सिद्ध पुरुष के पास पहुंचे, जिन्होंने लंबे और मुश्किल अनुष्ठानों के बाद आखिरकार उन सायों को काबू में कर लिया। जब ताजी बाबा इलाज करने की कोशिश कर रहा था, तब बहन के जरिए उस साये ने ये दिल दहला देने वाली धमकी दी थी, जिससे परिवार की बची खुची हिम्मत भी टूटने लगी थी। बहन को पूरी तरह से आज़ाद कराने का जो आखिरी रास्ता था, वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। सिद्ध पुरुष और निशांत के पिता को उन सायों को एक मटकी में बंद करके पास की एक नहर में फेंकना था। कहते हैं पूरे रास्ते उन पर हमले होते रहे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अनुष्ठान पूरा किया। इस पूरे भयानक दौर के बाद परिवार ने उस घर के बारे में एक आखिरी और बहुत बड़ा फैसला लिया। वो घर जिसे उन्होंने कितने अरमानों से बनाया था। बहन तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन घर में शांति वापस नहीं लौटी। कुछ वक्त बाद उन्हें पड़ोस के एक घर से किसी छोटे बच्चे के रोने की अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। घर का माहौल फिर से वैसा ही भारी और नेगेटिव महसूस होने लगा था। आखिरकार साल 2001 में परिवार ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और कंपनी क्वार्टर्स में शिफ्ट हो गए। रिटायरमेंट के बाद निशांत के पिता ने उस घर को बेच ही दिया। आज उनकी बहन की शादी हो चुकी है और वो एक बिल्कुल नॉर्मल खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, लेकिन उस घर की यादें शायद कभी नहीं गई। 26 साल, पूरे 26 साल, इतना लंबा वक्त लग गया निशांत को उस जगह पर दोबारा जाने की हिम्मत जुटाने में जहां ये सब कुछ हुआ था। और सोचिए, इतने सालों बाद भी जब निशांत वहां गए तो वो उस घर को ठीक से देख तक नहीं पाए। उन्होंने बस एक झलक देखी और तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गए। ये दिखाता है कि वो खौफ आज भी उनके जहन में कितना ताज़ा है। निशांत की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। आज वो मोहल्ला काफ़ी बदल चुका है। नई इमारतें हैं, पक्की सड़कें हैं, सब कुछ आधुनिक हो गया है। लेकिन क्या ये बाहरी बदलाव किसी जगह के इतिहास में बसी दहशत को, उसकी यादों को सच में मिटा सकते हैं?